हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ रहे थे सेबी के, स्टार्ट वहीं से करेंगे अपनी चर्चा को। बेटा अभी मेरा चैप्टर सिर्फ आधे घंटे का बचा है, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं, एक दो केस स्टडी देखते हैं, फिर छुट्टी करेंगे बेटा। ठीक है जी बाबू। रेगुलेटरी फंक्शन में 7 फंक्शन है, जिसमें से मैंने 4 की चर्चा कर दी थी आपके साथ। एक बार बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाए बेटा। देखो अपने आप में नाम है रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि बेटा सेबी ने सबके ऊपर रेगुलेशन ही लगानी है बेटा इस फंक्शन, चाहे वो कोई भी हो बेटा, चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप अपने आप में बैंकर ब्रोकर अंडर राइटर हो, ठीक है ना बेटा, चाहे आप कोई इन्वेस्टर हो, चाहे आप कोई कंपनी हो, कोई नहीं बचा सेबी से। सबसे पहला काम सेबी ने क्या किया था बेटा रेगुलेटरी फंक्शन में? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। बेटा जितने भी ब्रोकर शेयर मार्केट में डील करते हैं या सब ब्रोकर शेयर मार्केट में डील करते हैं बेटा, उन सबको क्या होता है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, क्योंकि बेटा वो बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे, और ट्रांजैक्ट करना है तो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना ही है। तो लो जी, पहला शिकंजा कस लिया। और आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, फॉर्मेलिटी कल मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। बाकी सब भूल जाओ, सिक्योरिटी अमाउंट याद रखो तो बहुत समझ में आएगा क्लैरिटी से, ठीक है ना। एक बार ना एक बच्चे ने मुझसे पूछा, खैर मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि भैया स्टॉक एक्सचेंज की क्या कमाई है? बीएससी एनएससी इतनी सारी ट्रांजैक्शन करती हैं, इतनी सारी सेटलमेंट करती हैं, मैं कह रहे क्या कमाई है? मैंने कहा कमाई की बात तो भाई पूछी मत, काउंटिंग भी नहीं कर सकता, इतनी कमाई है। क्योंकि आप देखो मेरी नज़र में तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज सब एक ही बात है बेटा, हर चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, ठीक है ना। आप ये समझो 5 लाख ब्रोकर ने 1-1 करोड़ रुपए जमा करा रखा है, सिक्योरिटी अमाउंट 5 लाख करोड़। इसके अलावा सब ब्रोकर की तो चलो बात छोड़ ही दो, साल का 5% ब्याज आता हो, सिर्फ 5%, 5 लाख करोड़ पे कमाई तो भाई पूछो ही मत, किसको जरूरत है कमाई की? समझ रहे हो ना, 25,000 करोड़ रुपए कमाई है साल की, तो उनको जरूरत है कुछ करने की बेटा? कुछ भी नहीं करते वो, 1 रुपया चार्ज नहीं करते किसी से। क्लियर बात? चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। तो सबसे पहला काम रेगुलेटरी फंक्शन में क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ ब्रोकर का, सब ब्रोकर का और एजेंट का। सेकेंड नंबर पे है नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम सेबी विल नोटिफाई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। कल मैं बात कर रहा था बेटा, पुराने ज़माने में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता था, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखे गए होंगे। और बेटा जैसे ही डीमैटेरियलाइजेशन का ज़माना आया, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी? पड़ी होगी बेटा। तो सेबी क्या करता है, रेगुलेशन को और अच्छा करने के लिए नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है जी। थर्ड हेडिंग इज लेवाइंग ऑफ फीस चार्जेस एंड पेनल्टीज। बेटा अगर आप कोई भी पार्टिसिपेंट हो शेयर मार्केट के, और अगर गलती से आपने सेबी की किसी भी डायरेक्शन को कॉन्ट्रावीन करा, तो सेबी विल लेवाई फीस पेनल्टीज एंड चार्जेस, कुछ भी लगा सकता है आपके ऊपर, ठीक है जी। और फोर्थ वन रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। बेटा आप कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम लाते हो, सबसे पहले अप्रूवल ले लो सेबी से। सेबी रीड करेगा आपके डॉक्यूमेंट बेटा, आपने कोई उल्टा सीधा दावा तो नहीं कर रखा, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि बेटा म्यूचुअल फंड भी बहुत उल्टे सीधे दावे किया करते थे कि 2 महीने में पैसा डबल कर देंगे, और 3 महीने में पैसा डबल कर देंगे, और 6 महीने में पैसा डबल कर देंगे। बेटा ऐसा कोई दावा आप कर नहीं सकते, क्योंकि ठीक है आप एक्सपर्ट हो, लेकिन भगवान आप भी नहीं हो। और आपको पता भी है, मैंने एक बात भी बोली थी, म्यूचुअल फंड कोई भी एक्ट देते हैं बेटा, तो उनको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना कंपलसरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। याद है ना बेटा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी मार्केट रिस्क होता है, एक्सपर्ट होने का मतलब भगवान होना नहीं होता बेटा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। समझ आई बात बेटा? ये सारी बात क्लियर हुई थी, 4 हेडिंग ओके थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, 5th हेडिंग से चर्चा को स्टार्ट करते हैं बेटा। 5th हेडिंग लिखी है बेटा प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बाबू देखो एक बात बता देता हूँ,
ये हेडिंग ना, ये सेबी का बेसिक फंक्शन है। सेबी बना ही इसलिए था कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, क्योंकि बेटा 1992 से पहले बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो चुकी थी, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, ये हेडिंग खाली रेगुलेटरी फंक्शन में नहीं लिखी हुई। आप देखो नीचे डेवलपमेंट फंक्शन है, बी पॉइंट पढ़ो, नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड। अगर मैं प्रोटेक्टिव फंक्शन देखूं तो सी पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस। ये सेबी का बेसिक फंक्शन है, हर जगह पर आएगा, इसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी, लिखने के लिए वही एक लाइन है बेटा आपके पास, ठीक है ना। 1980s टू 1990s बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, और सेबी के एस्टैब्लिशमेंट का मेन रीजन ही यही था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को सेबी खत्म कर सके बेटा, और प्रमोट कर सके फेयर प्रैक्टिसेस। सिंपल बात, कुछ नहीं समझाना इसमें, ठीक है जी। 6th वन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। लो बेटा, ये बड़े काम की बात है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए बेटा। सेबी क्या इंस्पेक्शन कर सकता है, क्या इंक्वायरीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेबी बहुत खतरनाक चीज। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा। बाबू, जैसे हमने स्कैम 1992 एक वेब सीरीज देखी है बेटा, ठीक है ना, बिग बुल के ऊपर बेस्ड थी वो, ठीक है ना, ऐसे ही बेटा एक और वेब सीरीज भी आएगी अभी लेटेस्ट में, देख लेना, एक 1.5 साल में। बाबू, मैं बात कर रहा हूं एक पर्सन की, नोन एज केतन पारिक। एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। जैसे बेटा आज की तारीख में 5 लाख है, तो पुराने ज़माने में 5,000 10,000 ब्रोकर होते थे। जब आपको बोल दिया गया कि 1995 के आसपास कि आपको कंपनी बनाना कंपलसरी है, तो ब्रोकर्स ने मिलकर कंपनी बना ली। सारे ब्रोकर मेंबर हैं बेटा उस कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर जैसे होते हैं, सारे के सारे ब्रोकर मेंबर बन गए। और बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब इन्हें अपना अपॉइंट करना था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं अपनी मीटिंग में। सारे के सारे ब्रोकर इक्विटी शेयर होल्डर हैं, मीटिंग बुलाई गई और बेटा वोट कराए गए, और बेटा एक पर्सन जाकर चेयरमैन बन गया, अ स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में किसी में पावर होती है, वो चेयरमैन के हाथ में होती है। बाबू, चेयरमैन का नाम बना केतन पारिक, स्टॉक ब्रोकर था बेटा, ठीक है ना। इसने ऐसा फ्रॉड करा बेटा, ये बस भारत रत्न दे दो इसको तो भाई साहब, बंदे को। क्या करता था ये समझना बेटा, इसने ना सुपर कंप्यूटर का स्कीमा ही बदल दिया। मतलब एक इनपुट्स जो डाले हुए थे बेटा हमने कंप्यूटर के अंदर, इसने इनपुट्स के साथ छेड़छाड़ कर दी। करता क्या था ये समझाता हूं बाबू। एक बात समझो, आज 9:30 बजे मान लो मार्केट खुल जाती है, ठीक है, 9:30 बजे 2 एंट्री आती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सुपर कंप्यूटर को हिट करती है। एक बेटा ट्रांजैक्शन है कि 1000 शेयर रिलायंस के बेचने एक इंसान ने, और एक ट्रांजैक्शन है बेटा किसी ने 800 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं, ठीक है। 1000 शेयर बेचने हैं, 800 खरीदने हैं। अगर ये दोनों हिट कर जाएं तो डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई? सप्लाई। 1000 शेयर बेचने हैं, 800 खरीदने हैं, तो बेटा अगर ये दोनों हिट कर जाएंगी, सप्लाई ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड। जैसे ही ये हिट करेंगे बेटा क्या होगा, प्राइस विल फॉल, यही होगा ना। ये बंदा बड़ा खतरनाक था भाई, चेयरमैन जी। बाबू, इसने क्या करता था, ये स्कीमा में चेंजेस कर देता था, और इसने ना इस ट्रांजैक्शन को, सप्लाई वाली ट्रांजैक्शन को बाबू हिट करा दिया, और डिमांड वाली ट्रांजैक्शन को लेट करना शुरू कर दिया। समझे क्या करा इसने? 1000 शेयर सेल करने हैं, 800 बाय करने हैं। बाबू 800 शेयर बाय करने की ट्रांजैक्शन को 1 सेकंड लेट करा। शेयर मार्केट में 1 सेकंड बहुत बड़ी टर्म होती है, आपको पता होगा बेटा कितनी जल्दी से प्राइस बदलते हैं। जैसे ही 1000 शेयर बेचने की ट्रांजैक्शन हिट हुई, सिर्फ सप्लाई है, कोई डिमांड नहीं है, प्राइस गया डाउन, इसने ये 1000 शेयर उठा लिए। जैसे ही डिमांड आई 800 शेयर की, इसने इनमें से 800 बेच दिए। आप सोच भी नहीं सकते बेटा, कुछ 30-40 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे 2-2.5 महीने। अब पता कैसे चला इस फ्रॉड का? ये चलता जा रहा था, कुछ और टाइम ना पता लगता, पता नहीं अरबों में पैसा इकट्ठा हो जाता। तो ये बेटा पता कैसे चला इस फ्रॉड का? बेटा देखो, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करो, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई क्या करता है बेटा, हर कमर्शियल बैंक के अकाउंट ऑडिट कराता है फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आरबीआई क्या करता है बेटा, सीएस को ऑडिट देता है कि जाओ हर कमर्शियल बैंक का ऑडिट कर कर आओ, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करवाता कौन है बेटा? सेबी।
सेबी ने बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइनमेंट दिया कि इंडिया में ये 23 स्टॉक एक्सचेंज है, लो इनके ऑडिट कर दो। हर बार अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइनमेंट देकर ऑडिट कराता था। तो एक सीए ने ये फ्रॉड पकड़ा था बेटा, उसने देखा ये स्कीमा में छेड़छाड़ हुई है। और आपको बता देता हूं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेशल डायरेक्शन होती है कि आपने सरप्राइज विजिट करनी है बिना इंफॉर्मेशन के। बताना नहीं है आप कब आओगे बैंक में या आप कब आओगे स्टॉक एक्सचेंज में, सरप्राइज विजिट करो। और जितनी सरप्राइज विजिट करोगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि बेटा कुछ गड़बड़ मिलेगी आपको। समझ आई बेटा? तो गड़बड़ ऐसे पकड़ी गई। तो सेबी क्या इंस्पेक्शन करा सकता है स्टॉक एक्सचेंज का? करा सकता है। क्या इंक्वायरीज कर सकता है? बेटा इंक्वायरीज करने का मतलब क्या होता है, समझना इस बात। मान लो केतन बारिक का फ्रॉड पकड़ा जाता है, ठीक है, अब बेटा क्या होगा, सेबी रेड करेगा वहां पर? सर जरूरी नहीं है हर बार रेड से काम चले, जरूरी होता नहीं ऐसा। सेबी को लगा कि सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाया जाए, क्योंकि ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, खाली चेयरमैन ये काम कर रहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। सेबी ने क्या करा, सबको सम्मन भेजा, ठीक है ना, कि इस दिन ये सेबी के हेड ऑफिस में आप प्रेजेंट रहना इस टाइम पर। बेटा सेबी कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, जैसे कि आपकी और बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी करती हैं, जैसे कि सीबीआई इंक्वायरी करता है। तो सेबी भी बेटा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, किसी को भी सम्मन भेज सकता है, किसी को भी, और कैसा भी इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई रेड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आई बेटा? ऑल क्लियर? सम्मन वाली बात ध्यान रखना, केस स्टडी यहीं से होगी, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, लास्ट हेडिंग इज परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स। लो प्यारे बच्चों समझो ये क्या बात बेटा, एक और एक्ट है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, नाम है एक्ट का स्कैरा 1956। इसी ने स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है ना, मैंने लिखा था ना, स्कैरा एक्ट 1956 ने डिफाइन करा था स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो सारी बात। बेटा इस एक्ट की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। मैं नहीं कह रहा आपको कुछ डिटेल पढ़ना है, लेकिन हाँ ये तो पता लग गया होगा कि सिक्योरिटी मार्केट शेयर मार्केट से रिलेट करती है ये टर्म। बाबू अगर आप इस कानून को पढ़ते ना बेटा, अब ये 1956 में लिखा गया, एक बात बताओ, सेबी आ चुका था तब तक पिक्चर में? नहीं। सेबी कब बना? 1988 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ, लीगल स्टेटस उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1992 30 जनवरी को, ठीक है ना। 1992 में बना ना सेबी तो सही मायने में। तो बेटा 1956 की सिचुएशन बहुत अलग रही होंगी, उस टाइम तो सेबी था नहीं। अगर आप इस एक्ट को कभी पढ़ो ना बेटा, तो इस एक्ट में ना हर जगह पे लिखा था, जैसे अगर किसी को पावर देनी थी, मान लो लिखा था कि अगर आपने कोई क्राइम करा तो इसकी पेनल्टी, इसमें लिखा था बेटा पेनल्टी इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई और अथॉरिटी नहीं थी बेटा। हर जगह पे इस एक्ट ने, इस कानून ने पावर दी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जब 1992 में एक स्पेशल बॉडी बन गई, रेगुलेटरी बॉडी बन गई, सेबी बन गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बात बोल दी कि इस एक्ट में या कोई और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कानून है, अगर कहीं पर भी पावर हमें मिली हुई है तो हम ये सारी पावर को डेलीगेट करते हैं टू द सेबी। यानी कि अगर आज की तारीख में इस एक्ट को पढ़ो और लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवाई पेनल्टी, दैट सिंपली मींस सेबी कैन लेवाई पेनल्टी। यानी कि बेटा जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली हुई थी, वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी डेलीगेट कर दी सेबी को बेटा। और वजह आप जान ही गए हो बेटा, क्योंकि ये सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों पे चर्चा करे। बात समझ में आई? ये था परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स, यानी कि सेबी आज की तारीख में वो सारी पावर परफॉर्म और एक्सरसाइज कर सकता है जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। सिंपल है ना बात, खत्म हो गया रेगुलेटरी फंक्शन। और यही पेपर का पार्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से, 99.99% केसेस में यही होने चाहिए, ठीक है जी। डेवलपमेंट फंक्शन मैंने आपको बोला था 3 लाइन है सिर्फ, मुझे तो करानी भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो अब मजबूरी है भाई, आएंगे नहीं पेपर, मुझे पेपर बनाना होगा, कभी नहीं आएंगे, इतनी सिंपल बात नहीं दे सकते हम बेटा। चलो पढ़ते हैं। खैर बाबू देखो एक बात सुनो, कोई भी कंपनी होती है, आप एक कंपनी खोलते हो, पहले साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, हर किसी को शौक होता है ना एक्सपेंशन का, हर किसी को शौक होता है ना कि डेवलपमेंट हो हमारी कंपनी की। सर सेबी को भी शौक है,
सेबी को भी बहुत शौक है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की, और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी इलीगल पर्सन ना एंटर हो जाए। तो बेटा अगर आप देखोगे ना डेवलपमेंट फंक्शन, तो कहीं ना कहीं बेटा स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट की बात चल रही होगी, सारे फंक्शन। देखो समझते हैं बेटा बहुत आराम से। पहली हेडिंग लिखी गई है ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएरीज, यही है पहली हेडिंग। लो मेरी तरफ देखना, कल मैं वैसे ही बात बोल चुका हूं, अब लिंक होगी तो अब ज्यादा समझ में आएगी। मैं बोलता हूं बेटा एक इंसान ब्रोकर बनने में इंटरेस्टेड है, क्या रिक्वायरमेंट है? 10th पास चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी अमाउंट चाहिए, ठीक है जी। एक पेपर क्लियर करना है, और पेपर क्लियर करने के बाद मैं बोलता हूं आप एक 10वीं पास इंसान हो, आपके पास पैसा है, आपने 1 करोड़ जमा करा दिए, पेपर क्लियर कर दिया, बन गया ब्रोकर। कैसे करोगे काम? सर कोई तो ट्रेनिंग देगा आपको। बेटा सेबी आपको ट्रेनिंग दिलवाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तभी तो काम कर पाओगे, बिना ट्रेनिंग के कैसे काम करोगे? सर ये किस लिए हो रहा है? सर स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट के लिए। 5 लाख लोग रहने दें, मोनोपोली बनने दें उनकी। सर आने दो ना और प्लेयर्स को भी, इतनी बड़ी मार्केट है, सब खा लेंगे, क्या दिक्कत क्या है? डेवलपमेंट की तो कोशिश करी जा रही है, बढ़ाने की तो कोशिश की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज को। क्लियर बात? एक ही लाइन लिखी हुई है, देख लो आप, ठीक है ना, तो पेपर में आना नहीं चाहिए। हाँ जी, थर्ड हेडिंग पहले पढ़ेंगे, सेकंड बाद में। थर्ड हेडिंग क्या है? रिसर्च। सर अगेन मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं अगर एक कंपनी हूँ और बेटा मान लो मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो बेटा देखो हर कोई चाहता है कि मेरी कंपनी की डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के लिए सिंपल सी बात है बेटा, आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ से तरक्की हो जाएगी आपकी कंपनी की? और बेटा इनिशियल ईयर्स में कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या करा बेटा, 10 लाख कमाए, पहले साल हमने 10% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। भाई वेट एक मिनट, तो बेटा बात कर रहे हैं हम रिसर्च की। बाबू हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को शौक होता है कि डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट बेटा बिना R&D में इन्वेस्ट करे हो नहीं सकती, ठीक है ना। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करो, पक्का डेवलपमेंट होगी। और इनिशियल ईयर्स में बेटा कुछ ज़्यादा ही होती है। आपने 10 लाख कमाए, आपने बेटा 10% R&D में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो। आज की तारीख में अगर आप किसी फार्मा कंपनी को उठाकर देख लो, किसी भी फार्मा कंपनी को, कोविड के बाद फार्मा कंपनीज ने, मैं मानता हूँ, उन्हें प्रॉफिट का 25% पैसा ना खर्च कराओ R&D में, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से जानता था कि अगर हमने वैक्सीन बना ली ना तो 25% तो कुछ भी नहीं, हम इसका कम से कम 10 गुना कमाएंगे। और बेटा देख लो ना भारत बायोटेक को, बेटा अगर उन्होंने बनाई है कोवैक्सीन तो बेटा अर्न तो बेटा ठीक ठाक किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो अगर डेवलपमेंट चाहिए तो बेटा R&D में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। सेम बात सेबी को भी पता है, उसको स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट चाहिए तो क्या वो R&D में पैसा इन्वेस्ट करता है? बेटा बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है। और बेटा R&D इज द सोल रीजन कि किसी टाइम पर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर T+5 डे का था और आज T+2 डे का है। मैं समझा चुका हूं ये बात, मेरे टाइम पर T+5 डे था बेटा, आज T+2 है। तो सर ऐसे तो हो नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं आपने बहुत रिसर्च करी होगी, बहुत डेवलपमेंट की होगी, तब जाकर यहां से यहां पहुंचे हो। और बेटा वेरी सून वो दिन भी आएगा बेटा जब ये ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर T डे में ही होने लगेगा। सर ये होगा कब? जब आप R&D में पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो बेटा क्या सेबी करता है? करता है बेटा, और यही हेडिंग लिखी हुई थी, थर्ड हेडिंग रिसर्च। कोई दिक्कत तो नहीं? सेकेंड हेडिंग पढ़े, क्या है बेटा? प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड। चलो खैर मैं बात कर देता हूं हल्की सी। बेटा देखो ये काम क्यों करा सेबी ने, किस लिए करा ये बताता हूं। ये प्राइमरी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए काम करा सेबी ने। बाबू सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, मेनली स्टॉक एक्सचेंज हम बोलते हैं। कैपिटल मार्केट में दोनों आती हैं, प्राइमरी भी आती है और सेकेंडरी भी आती है। बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करना, किसी टाइम पर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इज कंपल्सरी। किसी टाइम पर बेटा शेयर्स की अंडर राइटिंग कंपल्सरी थी। याद है आपको अंडर राइटर्स क्या होते हैं? मैंने ब्रोकर और अंडर राइटर का डिफरेंस बताया था बेटा, ठीक है ना। अंडर राइटर आपसे 5% अंडर राइटिंग कमीशन ले जाते हैं, याद है ना आपको बेटा, 5% अंडर राइटिंग कमीशन। सर देखो मैं बोलता हूं एक छोटी कंपनी के एंगल से सोचो। आज आप एक कंपनी खड़ी कर रहे हो सिर्फ 50 लाख से या 20 लाख से या 30 लाख से,
और आपका अंडर राइटर कहता है ठीक है सारे शेयर मैं बेचूंगा, एक तो मुझे डिस्काउंट पे शेयर दो कम से कम 5% और 5% मेरी अंडर राइटिंग कमीशन 10% छोड़ दो, मैं बेच देता हूं आपके शेयर, आज ही ले जाओ पैसा। सर देखो छोटी कंपनियां कभी अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसे खर्चे, और 10% खर्चा तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बेटा किसी टाइम पर अंडर राइटिंग इज कंपलसरी, लेकिन बेटा इस अंडर राइटिंग में ना बेवजह पिस जाती थी छोटी कंपनी। सेबी जब एस्टैब्लिश हुआ, सेबी ने प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ये काम कर दिया बेटा कि अंडर राइटिंग को ऑप्शनल कर दिया कि किसी भी तरीके से छोटी कंपनियां पिसने ना पाए। तो ये बेटा प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम हो, खत्म हो गए डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है जी, बढ़े आगे। सिंपल बात, तीन ही बात थी याद देखो, ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएरीज, रिसर्च और अंडर राइटिंग ऑप्शनल, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना जी बाबू। लास्ट फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन, बहुत मजेदार है ये, और मैं आपको बता देता हूं मैं सारा पढ़ा चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना। पहली हेडिंग पढ़ना, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पता है ना क्या होती है बेटा? दो बड़े कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड थे बेटा, एक इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरा प्राइस रिगिंग, याद है ना। और प्राइस रिगिंग की बात कहां रखी है? सेकेंड हेडिंग में। सेकेंड हेडिंग में सारी बात प्राइस रिगिंग की हो रखी है बेटा। देखो प्राइस रिगिंग को मैं कैसे समझाता था, प्राइस रिगिंग का मतलब होता है शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन द न्यू इशू, ठीक है ना। प्रेस में गलत एडवर्टीजमेंट देना, प्रेस में गलत मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना। जैसे कि मैंने बताया था कंपनी क्या किया करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बोल दिया 6 महीने में 5 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, करोगे ना करो, फेवरेबल न्यूज़ तो दे दी ना आपने मार्केट में जानबूझकर, जिससे शेयर का प्राइस हाइक हो गया बेटा, और बाद में बेटा लॉन्च कुछ हुआ ही नहीं। तो बेटा क्या ये स्टेटमेंट आज की तारीख में आप दे सकते हो? पनिशमेंट पता है ना इसकी, जिंदगी भर की जेल है, दोनों की पनिशमेंट, ठीक है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। वैसे एक चर्चा कर दूं, एक्स्ट्रा बात है सर, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है? जिंदगी भर, जब तक जिंदा रहोगे। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वर्ड बहुत जगह लिखा है, दिखाई देगा कानून में, इसका मतलब क्या होता है? जिंदगी भर जेल, जब तक जिंदा रहो। 14 साल, 14 साल। लाइफ टाइम इम्प्रिजन का मतलब ये नहीं होता जिंदगी भर तक ही सड़ते रहोगे, 14 साल तक सड़ोगे। और अभी तो खैर यूपी में नियम चेंज हो गया, बाकी 1-2 स्टेट में आज भी नियम चलता है, दिन अलग गिनी जाती है, रात अलग, यानी कि कुल मिला के 7 ही साल होता था, अब तो यूपी में पूरे 14 साल है, दिन और रात मिलाकर एक है। ऑल क्लियर? बढ़े आगे बाबू। थर्ड हेडिंग को 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ दो, पहले फोर्थ हेडिंग की बात करते हैं। फोर्थ हेडिंग है बेटा एजुकेट इन्वेस्टर्स, यही बात है। चलो करते हैं बेटा बात, एजुकेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, बहुत मजेदार है बेटा। बाबू देखो सेबी का ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सेबी बेटा प्रोटेक्शन दे रहा है इन्वेस्टर को, और तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग से भी बचा रहा है आपको, प्राइस रिगिंग से भी आपको बचा रहा है, एजुकेट करता है इन्वेस्टर को। बेटा एक बहुत अच्छा ऐड आता था बेटा, जी बिजनेस पे मैं ऐड देखता था, मजेदार लगता था, शायद आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो, मैं बताता हूं आपको ऐड क्या था। दिखाते हैं बेटा ऐड में कि ना एक फ्लाइट लैंड कर रही है और लोग क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट से एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है, और एग्जिट लेते टाइम ना 2 लाइन बनी हुई है बेटा, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है बेटा, दोनों के आगे वॉचमैन बैठे हुए, ठीक है। हुआ क्या बेटा, एक लाइन में ना सिर्फ 2 ही इंसान थे, सिर्फ 2 ही लोग खड़े थे, और हुआ क्या, इतने में उनकी लाइन के आगे का वॉचमैन चला गया, ठीक है। 2 लोग थे, 3 लोग और लाइन में आकर खड़े हो गए। दिखाते हैं कि 3 लोग कैसे लाइन में आ रहे हैं, और उसके देखा दिखाई बेटा एक बंदा पीछे आके लग गया, ठीक है जी। और ये बाबू ये चेकिंग करी जा रहा है, वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड ये चेकिंग करी जा रहा है, फटाफट बंदे भेजी जा रहे हैं, ठीक है। ये लाइन खाली होने लगी, 1-2 लोग रह गए, वो 3 लोग फटाफट से शिफ्ट करते हैं इस लाइन में, और वो इंसान देखा दिखाई शिफ्ट करता है इस लाइन में। इतने में सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, वो लाइन बदल लेता है, जिस लाइन में चेकिंग कर रहा था वो लाइन छोड़कर दूसरे की चेकिंग शुरू कर देता है, दूसरी लाइन में आकर चेकिंग करना शुरू कर रहा है। अब ये लाइन खाली हो गई, वो 3 लोगों ने क्या करा, फिर देखा दिखाई इस लाइन में लग गया, उसके पीछे पीछे वो एक इंसान और लग गया। एंड में एक मैसेज आता है फ्रॉम सेबी, शेयर मार्केट में किसी की देखा दिखाई इन्वेस्ट मत करो जब तक आपको खुद नॉलेज ना हो। और होता यही है इंडिया में बेटा, तू अच्छा इतने शेयर, अच्छा अभी खरीद रहा, उसको पता है कुछ जिसके कहने पे आप खरीद रहे हो, पहले ये तो जान लो कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में।
ठीक है ना। और मैं तो हमेशा बोलता हूं बेटा, लर्न बिफोर यू अर्न। कमाने का शौक है ना, बहुत कमाओगे, लेकिन पहले बहुत पढ़ लो। लर्न बिफोर यू अर्न। और हमें चाहिए क्या बेटा, अर्न बिफोर आई लर्न। पढ़ना किसको है, सबको कमाना है। बात क्लियर। एजुकेट इन्वेस्टर समझ में आया बेटा। या मैं अभी सिंपल वर्ड में कंटेंट दे दूं इसका। सेबी बेटा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाता है और कैंपेन चलाकर एजुकेट करता रहता है इन्वेस्टर को कि कब कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। ठीक है जी, बात समझ में आई। थर्ड हेडिंग की बात करें बेटा, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। लास्ट हेडिंग सेबी के फंक्शन खत्म और एक टॉपिक रहता है इसके बाद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। और बेटा हम बाहर निकल जाएंगे इस चैप्टर से, हर चीज फिनिश हो गई है इस चैप्टर की, केस स्टडी करेंगे फिर। लो प्यारे बच्चों बात सुनो बाबू, थर्ड हेडिंग है प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू आज मैं बोलता हूं 2021 में एक कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है और इसने डिवेंचर्स इशू करे 9% डिवेंचर्स। जिसको नहीं पता उसकी नॉलेज के लिए एक बात बोल देता हूं बेटा, जब भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं हमेशा उसके आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट। कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता डिवेंचर्स, कभी भी नहीं, हमेशा बोला जाता है 8% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स। यानी कि इससे पता लगता है साल की ब्याज कितनी देनी है इसको। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने आपसे 50 लाख रुपए रेस कर लिए 9% डिवेंचर से, तो मुझे साल भर के 4.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट। ठीक है बाबू, इस कंपनी ने मान लो 1 अप्रैल 2021 को डिवेंचर इशू करे फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए डिवेंचर इशू कर दी। ठीक है बाबू, मैं एक सिचुएशन आपको सोचने को कहता हूं। 20 साल कब खत्म होने वाले हैं बेटा, 2041 में। ठीक है ना, 2041 में। बाबू आज 9% बहुत हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना, आज की सिचुएशन ऐसी है, आपको लगेगा 9% सफिशिएंट है, एफडी भी 5% दे रही है आज की तारीख में, तो ठीक है ना, आपको लगेगा बढ़िया पैसा दे रहा है भाई बैंक, मतलब कंपनी। लेकिन मैं आपको एक बात सोचने कहता हूं, 2035 सोचो, जो जमाना होगा बेटा, भाग रहा होगा, कमाइयों की जरूरत होगी, इन्फ्लेशन भी भाग रहा होगा, महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, तब 9% बहुत होगा क्या 2035 में? बहुत होगा, मानते हो ना कि नहीं होगा? बहुत नहीं होगा, पक्की बात है। 9% बहुत कम नजर आएगा आपको उस टाइम पर। ठीक है ना, महंगाई तो हर साल बढ़ ही रही है भाई, कम तो नहीं हो रही ना, ये तो दिख ही रहा होगा। फिर 2035 में तो पता नहीं क्या हालात होंगे। क्या होगा 9% बेटा? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वर्थ होगी इस 9% की। सेबी ने भी इस चीज को बेटा दिमाग में रखा। सेबी ने एक बात बोली कि अगर आप इसके मैच्योरिटी से पहले, यानी कि 2041 से पहले कभी कोई डिवेंचर लाओगे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लाओगे ना, इनको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देना। यानी कि इनका भी मिड टर्म रिवीजन आपको करना पड़ेगा, एक बार उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी कि मैं बोलता हूं अगर कंपनी 2038 में 15% डिवेंचर लाई, नए डिवेंचर लाई, नए पैसे की जरूरत थी, 15% डिवेंचर्स आपने इशू कर दिए, तो बेटा 3 साल के लिए, बचे हुए 3 साल के लिए इनको भी 15% दे देना। इनका भी ध्यान रख लेना बेटा, प्रोटेक्टिव फंक्शन है बेटा, डिवेंचर होल्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है वो, ये मर जाएंगे वरना। आपको भी पता है बेटा उस टाइम पर सिचुएशन क्या होगी। खत्म हो गए हमारे यहां पर बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन। फटाफट से बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। वैसे बता देता हूं बेटा, ये अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पिछले 10 साल में 2 बार बोर्ड्स में आ गया। और आपको बता देता हूं बेटा, कई बार ना अनएक्सपेक्टेड पेपर बहुत टफ होता है। हम जिन चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करते, होती तो देखने में बहुत टुच्ची है, मैं पूरे 5 मिनट में करा दूंगा घड़ी में देखकर, आप भी समझ जाओगे, आप कहोगे तो बहुत आसान है, लेकिन हम पेपर के टाइम पे पढ़ के नहीं जाते, इग्नोर करके चले जाते, क्योंकि अनइंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और आ जाता है पेपर में ये। क्योंकि आप खुद सोचो, सेबी के रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आने चाहिए बेटा। सेबी का रोल एंड पर्पस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। सेबी के फंक्शंस देख लो तो वो बड़े कमाल के चीज है। सेकेंडरी मार्केट का ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर देख लो तो वो अपने आप में कमाल की चीज है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन देख लो, वो बढ़िया चीज है। डिपॉजिटरी के ऊपर शॉर्ट नोट, डीमैट अकाउंट के ऊपर शॉर्ट नोट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर शॉर्ट नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर 15 तो टॉपिक है,
सब के सब इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, उसके आगे टॉपिक कुछ भी नहीं है और 2 बार पेपर में आ गया। तो ध्यान रखना बेटा, छोड़ के जाने लायक चीज कुछ होती नहीं बेटा बोर्ड्स में। लो जी खैर इसकी चर्चा करते हैं, बहुत इजी बात है बेटा। कहता है सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। बेटा कंपेयर करता हूं किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। बेटा देखो, अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो कंपनी का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एड डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बड़े सारे डिपार्टमेंट है भाई। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कंपनी भी बेटा टूटी बिखरी भी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बटी होती है। सर सेबी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में बटा है। आपके लिए सहूलियत है, आपको डिपार्टमेंट के नाम नहीं बताए। कहता है सेबी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट्स। थर्ड लाइन से शुरू करूंगा बेटा, मैं पहली दूसरी लाइन नहीं पढ़ा रहा। कहता है सेबी इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बेटा कहता है सेबी 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है और पांचों का हेड कौन है बेटा, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी कि सेबी में 5 डायरेक्टर होंगे, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट को बेटा लीड करने के लिए एक हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है जी। कहता है सेबी हैज ओपनड इट्स रीजनल ऑफिस इन दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। बहुत काम की बात बोलूंगा, सुनना बेटा। बाबू 1992 में सेबी बना। इसने ये बोला सेबी ने अपने रीजनल ऑफिस खोले, दिल्ली में खोला, चेन्नई में खोला और कोलकाता में खोला। मैं बोलता हूं रीजनल ऑफिस क्यों बताए, हेड ऑफिस तो बता देते पहले। हेड ऑफिस का तो जिक्र नहीं करा आपने, कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा। लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूं सर, आज के लिए नहीं बात बोल रहा हूं, पूरी जिंदगी भर के लिए। कभी आपसे पूछा जाए ना किसी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है या सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, कुछ भी पूछा जाए बेटा, 99% कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में मुंबई है। एक आध बड़ी कंपनी होगी जो मुंबई में नहीं है, बड़ी, छोटी बाकी हो सकती है किसी भी शहर में। बड़ी कंपनी का लगभग 99% कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई है। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई। दैट्स वाई मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सर कैपिटल दिल्ली है लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। पैसा मुंबई में ही है भाई असली। समझ में आई बात। चलो जी, तो बेटा सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। और बेटा रीजनल ऑफिस खोले दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। अगेन हिस्ट्री में जाते हैं, रीजनल ऑफिस खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा। 1992 में चिट्ठियां होती थी या ईमेल, चिट्ठी। जम्मू कश्मीर में बैठे एक इन्वेस्टर के साथ 1993 में फ्रॉड हो गया बेटा, 20,000 रुपए का। 20,000 बहुत बड़ी वर्थ थी उस टाइम पर, जो आज 2 करोड़ की वर्थ होगी शायद, ठीक है ना। उसने एक चिट्ठी लिखी सेबी को और भेज दी। क्या श्योरिटी है बेटा, चिट्ठी पहुंचने वाली है सेबी हेड ऑफिस, आपको भी पता और मुझे भी पता है बेटा। कोई श्योरिटी तो नहीं है ना। पोस्टमैन ने क्या करना है, फाड़ना है, आग लगाना है, होगी डिलीवरी, पहुंच गई चिट्ठी। ऐसी तो पूछा करती थी पुराने ज़माने में चिट्ठी, 10% भी नहीं पहुंचती थी, अपने एड्रेस पर 10% भी पहुंचती हो तो। सर उसके साथ 20,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है और उस टाइम पे 20,000 एक बहुत बड़ी कीमत रखते थे, बहुत बड़ी कीमत, ठीक है जी। 1993 की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो बेटा अब वो करे क्या, 20,000 का फ्रॉड हुआ है, वो ट्रेन पकड़ कर आए पहले मुंबई। पहली मीटिंग में कोई हल तो मिलने नहीं वाला, मिल भी जाए चलो सेबी से कोई ढंग का पर्सन डील भी कर ले उसको, तो कम से कम 4-5 चक्कर तो मुंबई के कटने ही वाले। अगर उस टाइम पर बेटा खर्चा रहा हो मुंबई आने जाने का 500,000 रुपये भी, तो पता है बेटा 25% तो 30% तो इसी में ही उड़ा देंगे। सेबी को समझ में आई है सिचुएशन कि हर कोई तो मुंबई आ नहीं सकता और इन्वेस्टर की कंप्लेन हो सकती है बेटा, अलग अलग एरिया से हो। अब नॉर्थ इंडिया वाला मुंबई जाएगा बस, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अपना कितना टाइम खराब करके जाएगा। तो उसने 3 ऑफिस खोले। अब लॉजिक है बेटा इस चीज के ऊपर, मैं तो कहता हूं बुक में एक लाइन लिखी है लेकिन लॉजिक से समझ लो तो याद हमेशा रह जाती है। उसने दिल्ली में एक ऑफिस खोला। आप समझ गए होंगे क्यों खोला, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा पास दिल्ली है, कि कंप्लेन दिल्ली में हो जाएगी। सब समझ में आया ना। साउथ से पास चेन्नई है कि चेन्नई में कंप्लेन हो जाएगी, और ईस्ट और वेस्ट के लिए मुंबई और कोलकाता है। सब कुछ देख लिया उसने। लॉजिक समझ में आया कैसे कैसे ऑफिस खोले, क्या क्या दिमाग में रखा होगा, ठीक है जी। बाबू सेबी के पास 2 एडवाइजरी कमेटी हैं, ठीक है ना।
पहले का नाम है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। ये काम की बात है, सुन लेना बेटा, यहीं से टॉपिक आगे बढ़ रहा है। सेबी के पास 2 एडवाइजरी कमेटियां हैं। सर होते हैं ना बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बड़े बड़े नेताओं के पास, एमपीज के पास एडवाइजर्स होते हैं ना बेटा, अच्छे अच्छे, ठीक है ना। ऐसे ही सेबी के पास भी 2 एडवाइजरी कमेटी हैं। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, ऑब्वियस बात है आपको पता है किस पर एडवाइस देने वाली है ये, प्राइमरी मार्केट पर। एक है बेटा सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, नाम से ही क्लियर है किस पर एडवाइस देने वाली है बेटा। दीज कमिटीज आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर। काम की बात है सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों कमेटी नॉन स्टैट्यूटरी होती है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब अगर आप कभी सेबी एक्ट 1992 पढ़ो ना, कहीं पर जिक्र नहीं है कि प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होगी या सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होगी। कानून ने नहीं कहा था बनाने को। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने नहीं कहा था बेटा बनाने को, सेबी ने अपनी मर्जी से बनाई, ठीक है, समझ आई बात। नॉन स्टैट्यूटरी है। मेंबर कौन होता है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एमिनेंट पर्सन मार्केट के, जिनको शेयर मार्केट की समझ है, उनको मेंबर बनाया गया कि ये एडवाइस करेंगे मैं अच्छे से कि कैसे चलनी चाहिए शेयर मार्केट, कैसे चलनी चाहिए प्राइमरी मार्केट, ठीक है जी बेटा। क्योंकि ये दोनों कमेटी नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर है, सेबी इज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइसेस। सेबी इनके एडवाइस से बाउंड नहीं होता। देखो अगर कानून में लिखा होता कि सेबी आपके पास 2 एडवाइजरी कमेटी होंगे, आपको इसकी बात सुननी पड़ेगी, बस फिर तो देखो मजबूरी है। अगर कानून में लिखा गया फिर तो सुननी पड़ेगी बेटा। क्योंकि ये कमेटी को सेबी ने बनाया और ये नॉन स्टैट्यूटरी है, सेबी इनके एडवाइस से बाउंड नहीं होता। सेबी इनके एडवाइस सुन सकता है लेकिन वो इंप्लीमेंट करे ऐसा कोई जरूरी है नहीं। सेबी की मर्जी है बेटा कि मुझे इनकी एडवाइस को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना। इंट्रो खत्म हो गया बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी का। 3rd लाइन से शुरू करो, आखिरी तक इंट्रो पढ़ो, 5 फंक्शन 2 मिनट में पढ़ाता हूं। हाँ, तो बेटा प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के कुछ 5 फंक्शन लिखे गए और बहुत सिंपल है बेटा। मैं आपके साथ अगर रीड भी करूं तो आप कहोगे क्या ही पढ़ा रहे हो आप। लो एक बार 1 से 2 रीड करते हैं बेटा और बाकी रीड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पढ़ते हैं। पहला फंक्शन रीड कर रहा हूं मैं बेटा, क्या करती है ये कमेटी, क्या क्या गाइड करती है सेबी को। पहला लिखा है बेटा, टू एडवाइज सेबी ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। सर सुन लो काम की बात, कहते हैं सेबी को एडवाइस करते हैं कि प्राइमरी मार्केट की डेवलपमेंट करो। अगर आप समझदार हो ना तो ये समझ गए होंगे दोनों कमेटी में से कौन बोलता होगा ये बात। 2 कमेटी हैं, कौन कौन सी? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। और बेटा एडवाइस क्या दी जा रही है सेबी को? प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम करो। तो कौन सजेस्ट करता होगा? ऑब्वियस बात है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, टू एडवाइज सेबी इन इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। भाई पहले पॉइंट में क्या था? प्राइमरी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए काम करो। सेकेंड पॉइंट में क्या है? सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए काम करो। और कौन एडवाइस करता होगा? सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। थर्ड पॉइंट जान के बोल रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे को एक वर्ड क्लियर करना है, मेरे को पढ़ाना नहीं था वैसे। थर्ड पॉइंट कहता है टू एडवाइज द बोर्ड issues related to the regulation of intermediary for protecting the interest of the investor in the primary market। अब सुन लो बेटा काम की बात। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में ना बार बार एक वर्ड बोलेगा, टू एडवाइज द बोर्ड। बोर्ड हेयर मींस सेबी। बेटा सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहते हैं टू एडवाइज द बोर्ड। बोर्ड मतलब कौन है बेटा? यहां पर सेबी की बात चल रही है। कहते हैं सेबी को एडवाइस किया जाता है कि इंटरमीडियरीज के ऊपर रेगुलेशन और बढ़ा दो ताकि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता रहे इन्वेस्टर का। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ब्रोकर, अंडरराइटर, इनके ऊपर और रेगुलेशन बढ़ा दो। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट में बोलेगा कंपनी के ऊपर रेगुलेशन बढ़ा दो। और फिफ्थ पॉइंट में कहेगा लॉ को ट्रांसपेरेंट करते रहो, सबको सब कुछ पता लगना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। खत्म फंक्शन। पेपर में आते हैं ये टॉपिक आया हुआ 6 नंबर में 2 बार, तो आप समझ सकते हो बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।